हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर जगतपाल है और मैं आज आपके साथ एक और वीडियो लेकर के आया हूं। और आज का टॉपिक है एलर्जिक राइनाइटिस, यानी कि जो नेजल सिस्टम में और नाक और गले में जो आंखों में जो एलर्जी होती है उसको ही एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस क्या एक प्रकार की एलर्जी है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं दोस्तों? इसके सबसे पहले सिम्टम होता है जैसे नाक में पानी आता है, नाक में छींकें आती है, आंखों में पानी गिरता है और नाक और आंखों में खुजली आती है और थोड़ा गला खराब होने की शिकायत हो सकती है और फीवर हो सकता है। और किसी किसी को ये तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा होती है जब अटैक होता है कि उनका डे टू डे लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उनको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ कुछ लोगों को बिल्कुल कम होती है, तो उनको डे टू डे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जैसे मैंने बताया कि इसके सिम्टम्स होते हैं और इसके देखो कारण क्या है। जैसे क्योंकि ये एक टाइप की एलर्जी है, तो एलर्जी का क्या कारण है? सबसे बड़ा जो कारण देखो दोस्तों जो सामने आया वो है पोलन्स जो होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों के जो पार्टिकल्स है या जो उनके परागकण होते हैं उसको पोलन्स कहते हैं। तो उनसे लोगों को एलर्जी होती है। नॉर्मली नहीं करते लेकिन कुछ लोगों को एलर्जी करते हैं। इसके अलावा जैसे एनिमल डेंडर है, जैसे आपका पेट है, डॉग है, कैट है, उसका जो डेंडर है उससे एलर्जी होती है। या एक हाउस डस्ट माइट बोलते हैं, यानी कि डस्ट जो है उसके अंदर एक कीड़ा होता है जो अपने को नॉर्मली आंखों से दिखता नहीं है, उससे एलर्जी हो सकती है। इसी तरह से किसी को केमिकल से एलर्जी हो सकती है। तो ये कुछ और जैसे एक मोल्ड यानी कि एक टाइप की फंगस है उससे एलर्जी हो सकती है। तो और फूड से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जैसे टमाटर से एलर्जी हो सकती है, हरी मिर्ची से एलर्जी हो सकती है। तो ये कुछ कारण है जिससे कि लोगों को एलर्जी की दिक्कत होती है। तो ये जो एलर्जी है दोस्तों, ये जो फ्रेंड्स जो ये जो एलर्जिक राइनाइटिस प्रॉब्लम है ये दो टाइप की होती है। पहले टाइप की एलर्जी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोलते हैं सीजनल प्रॉब्लम। सीजनल प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि जब बाहर पोलन का सीजन होता है तब अपने को किसी पेशेंट को क्या होता है, उस एलर्जी का अटैक होता है। और एक जो प्रॉब्लम होती है वो होती है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि उनको साल भर थोड़ी थोड़ी दिक्कत रहती है। देखा यह गया है कि जो बाहरी कारण है जैसे पोलन्स है और है, इन लोगों को जो एलर्जी होती है वो सीजनल होती है। और जो जिनके घरेलू कारण है जैसे डस्ट माइट है, एनिमल डेंडर्स है या कोई फूड एलर्जी है, इन लोगों को क्या है थ्रू आउट एलर्जी जो है वो रहती है। तो ये तो हुई इनके कारणों की बात। और इसके दोस्तों कुछ ट्रिगर फैक्टर्स भी होते हैं। ट्रिगर फैक्टर का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी चीजें होती है या जिसको रिस्क फैक्टर आप कह सकते हो, उन लोगों को ये रिस्क ज्यादा रहता है जो इन चीजों का यूज करते हैं। जैसे अल्कोहल है उसको ज्यादा दिक्कत हो सकती है, स्मोकिंग करते हैं, सारा दिन किसी केमिकल के टच में रहते हैं जैसे, या डैम्प एरिया में रहते हैं, या ऐसे लोग जो ओवरवेट है, इस तरह के लोगों को जो है ना, या जो स्ट्रेस में रहते हैं। ये भी एक रिसर्च में सामने आया कि जो स्ट्रेस में लोग रहते हैं उनको भी एलर्जी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है, इन लोगों को ज्यादा रिस्क होता है इस तरह की एलर्जी की दिक्कत होने का। अब दोस्तों अपने देखते हैं कि अगर ऐसी किसी को दिक्कत है, एलर्जिक राइनाइटिस है, तो उसका डायग्नोसिस कैसे होता है। तो डायग्नोसिस का सबसे पहला तरीका तो दोस्तों ये होता है कि जो आपको डायरेक्ट भी पता लग सकता है कि मुझे इस चीज से एलर्जी है। जैसे हम बाहर निकलते हैं, इंडिया में क्या देखो आप कि हमारे यहाँ पे मार्च अप्रैल का जो सीजन है वो फसल निकालने का सीजन होता है। इसी तरह से जो अगस्त का और सितंबर का जो मंथ होता है वो एक मॉनसून का सीजन होता है। तो इस सीजन में लोगों को एलर्जी ज्यादा होती है। तो कुछ लोगों को जैसे डैम्प वेदर से एलर्जी है तो उनको अगस्त सितंबर में दिक्कत एकदम बढ़ जाती है। और उसी टाइम पोलन्स का भी सीजन होता है। तो ये भी क्या है कि ना एक मतलब लोगों को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि मुझे इस चीज से एलर्जी है। लेकिन जिन लोगों को इस चीज का नहीं पता लगता तो उनके लिए दोस्तों ब्लड टेस्ट से भी एलर्जी पता की जा सकती है। तो ब्लड टेस्ट के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा। एलर्जी का जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि जब हमारे ऊपर किसी चीज से एलर्जी अटैक होता है उसको हम लोग एक तरह से एलर्जन को एंटीजन बोल सकते हैं। और जो एंटीजन होता है वो जब एलर्जी हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी बॉडी क्या होती है कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये जो एंटीबॉडीज और एंटीजन्स जो आपस में जो रिएक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज बन जाती है, उसके बाद जो रिएक्ट करते हैं उस रिएक्शन से कुछ केमिकल्स बॉडी में बनते हैं जो हिस्टामाइन उनको बोलते हैं। और इस केमिकल की वजह से बॉडी में सिम्टम्स आते हैं जिसमें बुखार आ सकता है, नाक में पानी गिरता है, नाक में इचिंग हो सकती है, आंखों में पानी और इचिंग हो सकती है,
और किसी किसी को स्किन के ऊपर कुछ जैसे चकत्ते जैसे हो सकते हैं। तो ये सारे उस केमिकल की वजह से होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो प्लाज्मा के अंदर जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो मेनली क्या है कि ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली किसी पेशेंट को अगर उस चीज से एलर्जी नहीं थी, लेकिन उसका जो सिस्टम है बॉडी का वो ओवर एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से उसको ये दिक्कत आ रही है। तो होम्योपैथिकली मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि होम्योपैथिक जो मेथड है वो इसके बारे में क्या सोचता है। देखिए कि एलर्जी जो है हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है। जब हमारी बॉडी पे किसी चीज ने अटैक कर रहा है तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको रोकने के लिए, उस बॉडी को बचाने के लिए उसको अटैक करेगा सामने से। तो ये एक नॉर्मली फंक्शन होता है। नॉर्मल जब बॉडी का जो फंक्शन होता है तब क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम और बाहर से अटैक जो है वो दोनों बैलेंस से रहते हैं। जितना अटैक होगा उतना हमारी बॉडी उसको रोकने के लिए अटैक करेगी सामने से। तो एक नॉर्मल जो सिस्टम है उसको हम लोग बैलेंस सिस्टम बोल सकते हैं। लेकिन जब किसी पेशेंट की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जैसे किसी को क्या होता है कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, यानी कि वो ज्यादा सेंसिटिव है, या छोटी छोटी बातों का दुख होता है तो ज्यादा सेंसिटिविटी है। इसी तरह से जब बॉडी की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो क्या होता है कि नॉर्मली जो पोलन्स और दूसरे कारण लोगों को एलर्जी नहीं करते हैं, लेकिन जिसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है उनको क्या वो चीज एलर्जी करने लग जाती है। इसी को दोस्तों एलर्जिक प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कि उनकी बॉडी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है, जिससे थोड़े बहुत कारण भी उनको प्रभावित कर रहे हैं, एलर्जी का अटैक उनके ऊपर हो रहा है। तो ये एक होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, जिससे कि उस पर्टिकुलर चीज के खिलाफ एलर्जी ये हो रही है। तो ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट में जो हमारे बॉडी में जो एलर्जी कंडीशंस की वजह से जो एंटीबॉडीज बन रही है, उन एंटीबॉडीज को IgE एंटीबॉडीज बोलते हैं, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई टाइप की जो होती है वो एलर्जी से रिलेटेड होती है। तो उसको चेक करते हैं एंटीबॉडीज का लेवल क्या है, और उस एंटीबॉडीज के लेवल से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसको किस चीज से एलर्जी है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि बॉडी के अंदर हर प्रकार का जो एलर्जी का जो कारण है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। इसी से ब्लड टेस्ट से पता लगता है कि इसके अंदर किस प्रकार की IgE बनी हुई है, जो कि नॉर्मल से ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस पेशेंट को उस चीज से एलर्जी है। तो दोस्तों इस टेस्ट से फायदा क्या होता है, इस टेस्ट से डायरेक्टली ये पता लगता है कि मुझे किस चीज से एलर्जी है और हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं अगर उसके हाथ में है वो रोकथाम करनी। उसके बाद अब देखते हैं दोस्तों के डायग्नोसिस के बाद में देखते हैं कि उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। तो ट्रीटमेंट के 2-3 पार्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पार्ट है ट्रीटमेंट का प्रिवेंशन, कि जिस चीज से आपको एलर्जी है उस चीज से आप दूर रहें। तो एक तो टेस्ट से पता लग गया। दूसरा क्या है कि जैसे डैम्प वेदर है या पोलन्स का सीजन है तो उसमें कोशिश करें कि अगर आपको भयंकर अटैक होता है एलर्जी का तो घर से बाहर ना निकले, और अगर निकलना भी पड़े घर से बाहर तो मास्क वगैरह लगा करके रखें। अगर आपको घर के अंदर रहने से मतलब आपको लगता है कि आपकी थ्रू आउट ईयर एलर्जी है तो अपने को क्या करना है कि जैसे एनिमल डेंडर वगैरह से आपको दूर रहना है। तो आप उनका अपने पेट्स का ध्यान रखें और उनको अपने रूम के अंदर मत आने दें। दूसरा क्या कर सकते हैं अपने जैसे सोफा है और मैट्रेस है और पर्दे हैं उनको वैक्यूम क्लीनर से रेगुलर सफाई करनी है। और जो मैट्रेस है उनके ऊपर आप प्लास्टिक का कवर लगा करके जिप कर सकते हो, ताकि उनमें से जो डस्ट माइट जो पैदा होती है वो आप पे अटैक ना करे। अगर आपके रूम में कालीन लगा हुआ है तो आप कालीन को या तो हटा दें या उसकी रेगुलर सफाई करें। पर्दे वगैरह जो है वो सफाई रखें और खिड़की वगैरह बंद करके रखें। और अपने रूम में जो है वो एक एटमॉस्फेयर फिल्टर भी लगा सकते हैं, जो एयर क्लीनर टाइप फिल्टर लगा सकते हैं, जिसको हैपा फिल्टर बोलते हैं, या बियॉन्ड हैपा फिल्टर भी आजकल मिलते हैं मार्केट में, तो वो भी अपने इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों बात होगी प्रिवेंशन की। अब अपने बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट 3 लेवल पे किया जा सकता है। एक तो ट्रीटमेंट का लेवल है कि एलोपैथिक हम एंटी हिस्टामाइन ट्रीटमेंट लेते हैं, एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट लेते हैं, जिससे कि सिम्टम दब जाते हैं और पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट अपने इसका ले सकते हैं, जैसे हर्बल अपने ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हर्बल ट्रीटमेंट में देखो दोस्तों कि जैसे तुलसी है वो एक अच्छा इसमें बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है और उसको बॉडी की सेंसिटिविटी को नॉर्मल करने में हेल्प करती है।
उसके अलावा जैसे जिंक और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स है वो आप यूज कर सकते हैं, या कुछ और हर्बल सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे इचिनेशिया है, और इस तरह का हर्बल सप्लीमेंट भी अपने यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम नॉर्मल वर्क करे और हमारी जो सेंसिटिविटी हाई हो गई है उसको नॉर्मल लेवल पे ले आए। और तीसरा लेवल जो इसका ट्रीटमेंट का है दोस्तों वो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जैसे मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है वो पेशेंट की नेचर, उसका खान पान की हैबिट्स, उसकी बॉडी की नेचर कैसी है, उसकी जो एलर्जी जब होती है उसको तो उसके सिम्टम्स कैसे आते हैं, उन सब बातों के आधार पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है ना वो होता है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के पास में जाकर के या उनसे टेलीफोन पे कंसल्टेशन लेकर के और अपनी एक केस हिस्ट्री तैयार करके और आपके सिम्टम्स के बेस पे ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी हेल्प कैसे करेगी, तो उसमें यह रहता है कि जो आपको अकॉर्डिंग टू आपके सिम्टम्स मोस्ट जो है वो मैच करेगी जब, तो आपके क्या होगा कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम और सेंसिटिविटी लेवल को नॉर्मल करने में हेल्प करेगी कि जिससे कि आपको एलर्जी का अटैक आना बार बार कम हो जाएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती है, आपके एलर्जी के अटैक को सप्रेस नहीं करती है बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी को रोकती है और उसकी इंटेंसिटी को कम करती है। यानी कि बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है और बार बार अटैक हो रहा है उनको धीरे धीरे करके कम कर देती है और ज्यादा अटैक को सीवियरिटी जो अटैक की वो कम करते करते नॉर्मल कर देती है। तो ये एक लंबा प्रोसेस चलता है। होम्योपैथिक में भी इसमें अकॉर्डिंग टू मैंने जैसे बताया सिम्टम्स आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। और दोस्तों जिन लोगों के फैमिली हिस्ट्री एलर्जी की, उनके अंदर एलर्जी की प्रॉब्लम अगर आए तो उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से काफी फायदा होने की संभावना होती है और रेगुलर लेने से उनके सिम्टम्स काफी हद तक कंट्रोल रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अगर कोई सोचे कि अगर मैं इलाज नहीं करूं तो क्या हो सकता है, तो पहली कॉम्प्लिकेशन तो है कि अगर उनको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम जैसे कि जिसको हम नाक की एलर्जी बोलते हैं, अगर उसका प्रॉपर इलाज ना हो तो उसको क्या कि ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। और दूसरा क्या कि उसको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अपने को क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से इलाज करना है और गुनगुना पानी, एलर्जी के सीजन में आप जो है वो गुनगुना पानी पिए, अपनी डाइट में जो है वो विटामिन सी वाली चीजें ज्यादा आप करें और अपने वेट को कंट्रोल रखें और स्मोकिंग वगैरह जो है वो क्विट कर दें। अगर आप करते हो तो अल्कोहल वगैरह का सेवन ना करें और आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट भी ऐड कर सकते हो, और जिसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह के एंटीऑक्सीडेंट अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं अपने। और दोस्तों के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप लेकर के भी अपने बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की टॉपिक। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि और नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आप इस चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं, तो ये सारी जानकारी हम आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, तो आप वहां से भी देख करके सारा जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का यही वीडियो था। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।